अरे नेहा बेटा, आज तो हम कहीं के नहीं रहे। हमारी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। बैंक वाले कल सुबह हमारे इस घर पर ताला लगा देंगे। हम बुढ़ापे में सड़क पर आ जाएंगे बेटा। निर्मला जी सोफे पर बैठकर सिर पकड़कर छाती पीट पीट कर रो रही थी। उनके बगल में उनके पति चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे, जैसे उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। नेहा रसोई से हाथ पोंछते हुए घबरा कर बाहर आई। उसके हाथों में अभी भी मैदा लगा हुआ था। नेहा एक होम बेकर थी, जिसने पिछले 3 सालों से दिन रात एक करके अपने केक और पेस्ट्री के बिजनेस द स्वीट ट्रीट को खड़ा किया था। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना क्यों रो रही हैं? और बैंक वाले घर क्यों सील करेंगे? हमारा होम लोन तो समय पर जा रहा है ना? नेहा ने घबराते हुए पूछा। निर्मला जी ने रोते हुए कहा, लोन की बात नहीं है बहू। तेरे ससुर जी ने अपने रिटायरमेंट के पैसों से जो छोटी सी दुकान ली थी, उस पर धोखे से इनके छोटे भाई ने एक बड़ा बिजनेस लोन ले लिया और खुद भाग गया। आज बैंक का नोटिस आया है कि अगर कल दोपहर तक 6 लाख जमा नहीं किए तो दुकान और यह घर दोनों कुर्क कर लिए जाएंगे। नेहा का पति आकाश भी दफ्तर से थका हारा लौटा था। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी, 6 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम हम 24 घंटे में कहाँ से लाएंगे? मेरी सैलरी से तो सिर्फ घर का खर्च और लोन की EMI जाती है। हमारी सेविंग्स में तो बस 50,000 रुपये ही हैं। आकाश हताश होकर बैठ गया। नेहा चुपचाप खड़ी थी। उसके दिमाग में अपनी छोटी बहन सालू का चेहरा घूम रहा था। सालू ने इसी साल मेडिकल एंट्रेंस पास किया था और अगले हफ्ते उसकी कॉलेज की फीस जमा होनी थी। नेहा ने अपने 3 साल की दिन रात की कड़ी मेहनत, केक के ऑर्डर्स के लिए रात रात भर जागना और पाई पाई जोड़कर 6 लाख बचाए थे, ताकि वह अपनी बहन का डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। निर्मला जी ने नेहा के चेहरे के बदलते भाव देखे। वह तुरंत नेहा के पास आई और उसके हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। बहू, मुझे पता है कि तूने अपनी बहन की पढ़ाई के लिए 6 लाख रुपए जोड़ कर रखे हैं, लेकिन अगर आज यह घर और दुकान चली गई तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तू हमारी इज्जत बचा ले बेटा। जैसे ही आकाश को इस साल का बोनस मिलेगा, हम पाई पाई करके तेरी बहन की फीस के पैसे लौटा देंगे। भगवान के लिए इस बुढ़ापे पर तरस खा। नेहा का दिल पसीज गया। उसने रोते हुए आकाश की तरफ देखा, जो बेबसी से अपनी माँ को देख रहा था। मम्मी जी, आप प्लीज़ पैर मत पकड़िए। आप मेरे माँ पिता जैसी हैं। परिवार की इज्जत और छत से बढ़कर कुछ नहीं होता। सालू की फीस के लिए मैं कोई और रास्ता निकाल लूँगी या एजुकेशन लोन ले लेंगे। मैं अभी बैंक से वो 6 लाख रुपए आपके खाते में ट्रांसफ़र करती हूँ। नेहा ने बिना सोचे समझे अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपनी सास के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। उसे लगा कि उसने अपने परिवार को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। 3 साल बीत चुके थे। निर्मला जी और ससुर जी बिल्कुल शांत थे। घर पर बैंक का कोई अफसर नहीं आया। नेहा दिन भर रसोई में काम करती और सोचती कि अब वह शालू की फीस का इंतजाम कैसे करेगी। शुक्रवार की दोपहर थी। आकाश ऑफिस गया हुआ था और ससुर जी पार्क में टहलने गए थे। नेहा अपने कमरे में नए ऑर्डर्स की लिस्ट बना रही थी। तभी उसे निर्मला जी के कमरे से किसी से फ़ोन पर बात करने की तेज़ आवाज़ आई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। नेहा पानी की बोतल लेने के लिए जैसे ही उधर से गुजरी, उसकी नज़र अंदर पड़ी। निर्मला जी फ़ोन को
स्पीकर पर रखकर बहुत खुश होकर बात कर रही थी। उधर से उनके छोटे बेटे आकाश के छोटे भाई विक्की की आवाज़ आ रही थी। वाह मम्मी, आपने तो कमाल ही कर दिया। सच में 6 लाख रुपए आ गए मेरे अकाउंट में। अब वो बुकी मुझे परेशान नहीं करेगा। मेरी तो जान ही हलक में अटकी थी कि अगर IPL के सट्टे का कर्ज नहीं चुकाया तो वे गुंडे मुझे जान से मार देंगे। निर्मला जी हंसते हुए बोली, देखा मेरे दिमाग का खेल, तू तो डर ही गया था। उस भोली भाली नेहा को मैंने ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि उसने 1 मिनट में अपनी बहन की डॉक्टरी वाली पढ़ाई के पैसे मेरे खाते में डाल दिए। तेरे पापा को तो पता भी नहीं है कि दुकान पर कोई कर्ज था। वो तो मैंने बैंक का फर्जी नोटिस कंप्यूटर से खुद ही बनवा लिया था। तू बस अब आराम से रह और आगे से ऐसा सट्टा मत खेलना जिसमें जान पर बनाए। विक्की हंसते हुए बोला, मम्मी आप तो सच में सुपरमैन हो, पर भैया और भाभी को सच पता चला तो? निर्मला जी ने अहंकार से कहा, अरे उन्हें क्या पता चलेगा। 2-4 दिन बाद कह दूंगी कि बैंक वालों ने हमारा पुराना रिकॉर्ड देखकर सेटलमेंट कर लिया और ब्याज माफ़ कर दिया। वैसे भी बहू का पैसा इस घर का ही तो है। यह सुनते ही नेहा के हाथ से पानी की बोतल छूट गई। उसका सिर चकराने लगा। जिन पैसों के लिए उसने ओवन के सामने खड़े होकर अपनी उंगलियां जलाई थी, जिस पैसे से उसकी बहन का भविष्य बनने वाला था, उसे एक सट्टेबाज देवर को बचाने के लिए इतनी बेरहमी से ठग लिया गया था। नेहा ने अपने आंसुओं को बहने से रोका। उसकी आंखों में अब लाचारी नहीं बल्कि स्वाभिमान का अंगार था। उसने अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन किया और चुपचाप उनके कमरे से बाहर जाकर निर्मला जी की आगे की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। शाम को जब आकाश घर लौटा तो माहौल बेहद शांत था। निर्मला जी सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। नेहा कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। आकाश, मम्मी जी ज़रा यहाँ आइए, मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। नेहा ने बेहद शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा। क्या बात है नेहा, सब ठीक तो है ना? आकाश ने पूछा। नेहा ने बिना कुछ बोले अपने फ़ोन का प्ले बटन दबा दिया। कमरे में निर्मला जी और विक्की की वो पूरी बातचीत गूंज उठी। ऑडियो ख़त्म होते ही कमरे में सन्नाटा पसर गया। निर्मला जी का चेहरा पीला पड़ गया और उनके हाथ से चाय का कप छूट गया। यह क्या बकवास है नेहा? तू हमारे पारिवारिक मामलों में जासूसी कर रही है। निर्मला जी ने चोरी पकड़े जाने पर उल्टा चिल्लाना शुरू कर दिया। मम्मी जी बकवास या रिकॉर्डिंग नहीं, आपका वो नाटक था। नेहा की आवाज़ में बिजली सी कड़क थी। आपने अपनी सट्टेबाज और निकम्मे बेटे की अय्यासी और कर्ज को छुपाने के लिए अपनी बहू के सपनों का कत्ल कर दिया। मेरे पिता समान ससुर जी के नाम का इस्तेमाल करके झूठा ड्रामा रचा। आकाश गुस्से से कांपने लगा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। मम्मी यह सच है? आपने विक्की के सट्टे का कर्ज चुकाने के लिए नेहा से झूठ बोला? आपको पता भी है कि वो पैसे सालू के डॉक्टर बनने के सपने के थे, तो क्या करती मैं? निर्मला जी अब बेशर्मी पर उतर आई। विक्की मेरा बेटा है, क्या मैं उसे गुंडों के हाथों पिटने देती? और वैसे भी नेहा इस घर की बहू है, उसका पैसा क्या इस घर का नहीं है? अपनी बहन को डॉक्टर बनाने की इतनी ही जल्दी थी तो अपने मायके से पैसे मांगती। बस मम्मी जी, नेहा ने हाथ उठाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। अब आपका एक भी शब्द मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो पैसा मेरी मेहनत का है उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है।
नेहा ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और विक्की का नंबर डायल करके स्पीकर पर डाल दिया। हेलो विक्की, नेहा ने कड़क आवाज़ में कहा। तुम्हारे अकाउंट में जो 6 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं वो मेरे हैं। मैं तुम्हें कल सुबह 11 बजे तक का समय दे रही हूँ। अगर मेरे 6 लाख रुपए वापस मेरे अकाउंट में नहीं आए तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ सट्टेबाजी और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराऊंगी। साथ ही तुम्हारी माँ को भी इस जालसाजी की साजिश में सह आरोपी बनाऊंगी। भाभी प्लीज़ ऐसा मत करो, मम्मी को बीच में मत लाओ। विक्की फ़ोन पर रोने लगा। समय शुरू होता है अब, कल सुबह 11 बजे। बात ख़त्म। नेहा ने फ़ोन काट दिया। निर्मला जी चिल्लाई, आकाश देख अपनी बीवी को या हमारे परिवार को जेल भिजवाएगी। इसे समझा, नहीं तो इसे अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल। आकाश अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गहरी निराशा और गुस्सा था। नहीं मम्मी, अगर कल सुबह तक पैसे वापस नहीं आए तो पुलिस स्टेशन नेहा अकेली नहीं जाएगी, मैं उसके साथ जाऊंगा। आपने आज सिर्फ नेहा का भरोसा नहीं तोड़ा बल्कि माँ शब्द की गरिमा को भी गिरा दिया है। विक्की की गलतियों पर पर्दा डालकर आपने उसे सुधारा नहीं बल्कि उसे और बड़ा अपराधी बना दिया है। अगली सुबह ठीक 10:30 बजे विक्की भागता हुआ घर आया। उसने रोते हुए अपनी सोने की चैन और अपनी महंगी स्पोर्ट्स बाइक बेचकर जैसे तैसे 6 लाख का इंतजाम किया और नेहा के अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर दिए। उसने नेहा के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। नेहा ने अपने पैसे वापस मिलने पर चैन की सांस ली। उसने विक्की से कहा, मैंने अपने पैसे ले लिए हैं इसलिए मैं पुलिस केस नहीं कर रही, लेकिन याद रखना विक्की, जो इंसान दूसरों के आंसुओं पर अपनी ऐश की इमारत खड़ी करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। निर्मला जी अब घर के एक कोने में अकेली बैठी रह गईं। उनका गुमान टूट चुका था। आकाश और ससुर जी का भरोसा उन पर से हमेशा के लिए उठ गया था। नेहा अपने कमरे में गई और अपनी बहन सालू को फ़ोन मिलाया। सालू, तेरी फ़ीस का इंतज़ाम हो गया है, कल हम कॉलेज जाकर तेरा एडमिशन कराएंगे, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। फ़ोन रखने के बाद नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की नई किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आज उसने न सिर्फ अपनी बहन का सपना बचाया था बल्कि अपने स्वाभिमान की लड़ाई भी जीती थी। अब वह किसी के सामने झुकने वाली नहीं थी। सालू का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। नेहा और आकाश जब उसे कॉलेज छोड़कर लौटे तो नेहा के मन पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। लेकिन घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रह गया था। घर की हवाओं में एक भारी सन्नाटा पसरा था। निर्मला जी अब भी अपने कमरे में ही ज़्यादा वक्त बिताती थी, लेकिन उनके भीतर पछतावे से ज़्यादा इस बात की तलखी थी कि एक बहू ने उन्हें उनके ही बेटे के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ससुर जी ने निर्मला जी से पूरी तरह दूरी बना ली थी। वह अब ज़्यादातर समय नेहा के बिजनेस के हिसाब किताब को देखने या पार्क में बिताते थे। एक शाम आकाश ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, नेहा मुझे माफ़ कर देना, मेरी माँ ने जो किया। नेहा ने उसके होठों पर उंगली रख दी। आकाश, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने उस दिन सच का साथ देकर साबित कर दिया कि आप मेरे जीवन साथी हैं, लेकिन माँ जी के साथ अब मेरे रिश्ते में वो पहले जैसा अपनापन शायद कभी नहीं लौट पाएगा। मैं उनका आदर करूँगी पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। दिन बीतते गए।
विक्की की बाइक और चैन बिक चुकी थी और सट्टेबाजों का कर्ज चुकाने के बाद उसके पास फूटी कौड़ी नहीं बची थी। वह काम धंधा करने की बजाय दिन भर घर पर पड़ा रहता। निर्मला जी से अपने लाडले बेटे की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके मन में नेहा के प्रति नफरत और गहरी होती जा रही थी। एक दिन जब नेहा एक बड़े कारपोरेट ऑर्डर के सिलसिले में बाहर गई थी, निर्मला जी ने विक्की को अपने कमरे में बुलाया। देख विक्की, उस नेहा का घमंड बहुत बढ़ गया है। आजकल उसका केक का बिजनेस बहुत चल रहा है, हर महीने लाखों रुपए कमा रही है। अगर हमें अपने पैर फिर से जमाने हैं तो उसके इस बिजनेस की चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए, निर्मला जी ने फुसफुसाते हुए कहा। पर मम्मी, हम क्या कर सकते हैं? भैया भी अब उसी की तरफदारी करते हैं, विक्की ने हताश होकर कहा। निर्मला जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसका सारा बिजनेस उसके लैपटॉप, उसकी सीक्रेट रेसिपी बुक और उसकी बैंक डिटेल से चलता है। तो बस उसके लैपटॉप का पासवर्ड और उसकी रेसिपी की फाइल किसी तरह चुरा ले। बाज़ार में उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी मूनलाइट बेकर्स वाले बैठे हैं। अगर हम नेहा की सीक्रेट रेसिपी और उसके क्लाइंट्स की लिस्ट उन्हें बेच दे तो वो हमें मुँह मांगी कीमत देंगे। नेहा का बिजनेस भी ठप हो जाएगा और हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। विक्की की आंखों में लालच चमक उठा। उसने अपनी माँ की इस घिनौनी साजिश में हामी भर दी। अगले 2-3 दिनों तक विक्की घर में नेहा की गतिविधियों पर नज़र रखने लगा। नेहा जब भी अपने लैपटॉप पर काम करती, विक्की आसपास मंडराता रहता। मंगलवार की रात करीब 2 बजे जब पूरा घर सो रहा था, विक्की दबे पांव नेहा और आकाश के कमरे की तरफ बढ़ा। नेहा ने उस दिन अपना लैपटॉप बाहर लिविंग रूम की टेबल पर ही छोड़ दिया था। विक्की ने राहत की सांस ली। उसने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और लैपटॉप ऑन करने की कोशिश की। निर्मला जी रसोई के पास खड़ी होकर पहरा दे रही थी। जैसे ही विक्की ने पासवर्ड डालने की कोशिश की, लिविंग रूम की लाइट अचानक जल उठी। विक्की और निर्मला जी चौंक गए। सामने नेहा, आकाश और ससुर जी तीनों खड़े थे। नेहा के हाथ में उसका फ़ोन था जिससे वह विक्की की इस चोरी का वीडियो बना रही थी। तो मम्मी जी, आपकी आदतें अभी भी नहीं बदली? नेहा की आवाज़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। भैया भाभी, मैं तो बस चार्जर ढूंढ रहा था। विक्की सकपका गया और उसके हाथ से पेन ड्राइव नीचे गिर गई। आकाश आगे बढ़ा और उसने वो पेन ड्राइव उठा ली। उसने विक्की को कॉलर से पकड़ा और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। शर्म नहीं आती तुझे? एक बार चोरी की, जालसाजी की, माँ ने तुम्हें बचाया और आज तुम फिर से नेहा की मेहनत को बेचने चले थे। ससुर जी ने आगे बढ़कर निर्मला जी को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। निर्मला, तुम इतनी गिर सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। अपने अपराधी बेटे को शह देते देते तुम खुद एक अपराधी बन चुकी हो। निर्मला जी ने फिर से रोने का नाटक शुरू किया। आकाश बेटा, विक्की की नौकरी छूट गई है, इसलिए बह गया था, हमें माफ़ कर दो। अब कोई माफ़ी नहीं होगी माँ जी, नेहा ने बेहद ठंडे और कड़े लहजे में कहा। मैंने पिछली बार पुलिस केस सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि विक्की सुधर जाएगा, लेकिन अब बात मेरे स्वाभिमान और मेरी सालों की मेहनत की है। इस पेन ड्राइव में क्या है और विक्की किस कॉम्पिटिटर से बात कर रहा था, इसकी पूरी चैट मेरे पास है। नेहा ने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगा दिया। अगली सुबह पुलिस विक्की को घर से गिरफ्तार करके ले गई।
निर्मला जी रोती बिलखती रही, लेकिन इस बार ना तो आकाश का दिल पसीजा और ना ही ससुर जी का। ससुर जी ने उसी दिन साफ कह दिया कि वह निर्मला जी के साथ अब और नहीं रह सकते और उन्होंने निर्मला जी को विक्की के साथ अलग रहने के लिए कह दिया। आकाश ने नेहा का हाथ थामा और कहा, नेहा, तुमने आज इस घर को एक बड़े दलदल में फंसने से बचा लिया। अगर आज विक्की की सज़ा नहीं मिलती तो वह कभी इंसान नहीं बन पाता। कुछ महीनों बाद शालू ने अपने कॉलेज में टॉप किया और नेहा का बिजनेस द स्वीट ट्रीट अब शहर का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका था। नेहा ने अपने लैपटॉप पर अपनी नई फ्रेंचाइजी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां आकाश और उसके ससुर जी मिलकर नए ऑर्डर्स पैक कर रहे थे। नेहा के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी। उसने जान लिया था कि जब आप सच और अपने स्वाभिमान के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी साजिश आपको डिगा नहीं सकती। उसकी कहानी अब सिर्फ केक बनाने की नहीं बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखने की कहानी बन चुकी थी। विक्की के जेल जाने और निर्मला जी के अलग हो जाने के बाद घर में एक शांत स्थिरता आ गई थी। ससुर जी अब पूरी तरह से नेहा के बिजनेस के ऑपरेशंस और अकाउंट संभालने लगे थे। आकाश और नेहा के बीच का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था, क्योंकि दोनों ने मिलकर हर तूफान का सामना किया था। 1 साल बीत चुका था। नेहा द ब्रांड द स्वीट ट्रीट अब सिर्फ एक होम बेकरी नहीं रह गया था। उसने शहर के सबसे पास इलाके में अपना पहले कैफ़े खोल लिया था। हर तरफ नेहा की उद्यमिता की तारीफ हो रही थी। इसी बीच एक दिन नेहा अपने कैफ़े के केबिन में बैठी नए ऑर्डर्स देख रही थी कि तभी उसके अकाउंट मैनेजर ने आकर कहा, मैम, बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है। वो कह रही हैं कि आपकी सास हैं, काफ़ी परेशान दिख रही हैं। नेहा का दिल एक पल के लिए ठिठक गया। निर्मला जी, 1 साल से उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया था। नेहा जैसे ही केबिन से बाहर आई, उसने देखा कि निर्मला जी एक कोने की टेबल पर बैठी थी। उनका वो पुराना घमंड, वो कड़क आवाज़ और वो रोब कहीं गायब हो चुका था। उनके बाल सफ़ेद हो चले थे, कपड़े साधारण और चेहरे पर लाचारी साफ दिख रही थी। नेहा उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मम्मी जी, आप यहाँ? निर्मला जी ने जैसे ही नेहा को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनके हाथों में कोई चालाकी नहीं बल्कि एक अजीब सा डर था। नेहा बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी करनी का फल भुगत रही हूँ, निर्मला जी रोते हुए बोली। नेहा ने उन्हें पानी का गिलास दिया और शांत स्वर में कहा, शांत हो जाइए। मम्मी जी, क्या हुआ? आप ऐसी हालत में क्यों हैं? और विक्की कैसा है? निर्मला जी ने रोते हुए जो बताया उसे सुनकर नेहा को एहसास हुआ कि वक्त का पहिया कितनी बेरहमी से घूमता है। विक्की को 6 महीने पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी उसने कोई सबक नहीं सीखा। उसने निर्मला जी के गहने और जो कुछ भी जमा पूंजी बची थी, वह सब लेकर एक बार फिर सट्टे में लगा दी और इस बार वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। जब निर्मला जी ने उसे रोकना चाहा तो विक्की ने उन्हें धक्का दे दिया और घर बेचकर पैसे लेकर फरार हो गया। अब निर्मला जी के पास न रहने को घर था और न ही खाने के पैसे। जिस बेटे के लिए मैंने अपनी प्यारी बहू को धोखा दिया,
अपने पति का भरोसा तोड़ा और पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उसी बेटे ने आज मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। नेहा, भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दी। निर्मला जी फूट फूट कर रो पड़ी। शाम को जब आकाश और ससुर जी कैफ़े पहुँचे तो निर्मला जी को वहाँ देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। निर्मला जी ने अपने पति और बेटे को देखकर हाथ जोड़ लिए। मुझे अपने पास रख लो, मैं घर के कोने में पड़ी रहूँगी, बर्तन मांज दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी, पर मुझे उस नरक में वापस मत भेजो। विक्की मुझे मार डालेगा। आकाश का दिल अपनी माँ की यह हालत देखकर पसीज तो रहा था, लेकिन अतीत के घाव अभी भी हरे थे। उसने ससुर जी की तरफ देखा। ससुर जी ने ठंडी सांस ली और कहा, निर्मला, तुमने जो किया था उसकी माफ़ी तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हें सड़क पर भी नहीं छोड़ सकते। पर एक बात साफ है, अब इस घर में तुम्हारी चालाकियाँ और तुम्हारा हक नहीं चलेगा। इस घर की मालकिन नेहा है और तुम्हें उसके फैसलों का सम्मान करना होगा। नेहा आगे बढ़ी। उसने निर्मला जी के आंसू पोंछे और कहा, मम्मी जी, आप हमारे साथ घर चल सकती हैं, लेकिन यह रिश्ता अब अधिकारों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से तय होगा। हम आपको एक मौका और दे रहे हैं, विक्की की माँ होने के नाते नहीं बल्कि आकाश की माँ होने के नाते। निर्मला जी ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उनके भीतर का सारा अहंकार अब टूटकर बिखर चुका था। निर्मला जी घर वापस आ गईं, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। वह सुबह उठकर घर का काम करती, नेहा के काम में हाथ बटाती और अब उनके मन में सालू या नेहा के मायके को लेकर कोई खटास नहीं थी। वह सचमुच सुधर रही थी। इसी बीच सालू के कॉलेज का पहला साल शानदार तरीके से पूरा हुआ और उस कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल गई। नेहा की मेहनत रंग ला रही थी। एक दिन पुलिस का फोन आकाश के पास आया। विक्की को पुलिस ने दूसरे शहर में एक बड़े सट्टेबाजी रैकेट और चोरी के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया था। इस बार उस पर गंभीर धाराएं लगी थी और उसका बचना नामुमकिन था। जब यह खबर घर पहुंची तो निर्मला जी कमरे में चुपचाप रोने लगी। नेहा उनके पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखा। निर्मला जी ने नेहा को गले लगा लिया और बोली, बेटा, आज मुझे समझ आया कि असली बेटा और बहू कौन होते हैं। मैंने जिसे बचाने के लिए पाप किए उसने मुझे लात मार दी और जिसे मैंने हमेशा पराया समझा उसी ने मुझे बुढ़ापे का सहारा दिया। तूने मुझे जो रास्ता दिखाया है, काश मैंने वो बहुत पहले चुन लिया होता। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब अतीत को भूल जाइए और हमारे साथ इस नए सफ़र की शुरुआत कीजिए। कमरे के दरवाजे पर खड़े आकाश और ससुर जी की चेहरों पर एक गहरी राहत की मुस्कान थी। जो परिवार कभी झूठ और धोखे के तूफान में बिखरने वाला था, वह आज सच, स्वाभिमान और क्षमा की मजबूत बुनियाद पर फिर से खड़ा हो चुका था। नेहा ने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां रखी और अपने ब्लॉग के लिए एक नई लाइन लिखी। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास और सम्मान से बनते हैं और जो नींव सच पर टिकी हो उसे वक्त की कोई भी आंधी गिरा नहीं सकती। विक्की के जेल जाने और निर्मला जी के पूरी तरह से बदल जाने के बाद घर में एक शांत स्थिरता आ गई थी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और इस बात को 2 साल बीत गए। साल 2026 की शुरुआत नेहा और उसके परिवार के लिए एक नया सवेरा लेकर आई थी। नेहा का कैफ़े द स्वीट ट्रीट अब पूरे शहर में
मशहूर हो चुका था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सफल बिजनेस वूमेन बना दिया था। उधर सालू भी अपने मेडिकल के तीसरे साल में पहुंच चुकी थी और अपनी लगन से कॉलेज की स्टार स्टूडेंट बन गई थी। निर्मला जी अब घर के कामकाज के साथ साथ नेहा के कैफ़े के लिए पैकेजिंग का काम भी देखने लगी थी। उनके चेहरे पर अब एक ठहराव और सच्ची शांति थी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वह कभी भी किसी भी मोड़ पर आपकी परीक्षा ले सकती है। एक दोपहर जब नेहा कैफ़े में नए ऑर्डर्स की डिलीवरी की तैयारी कर रही थी, तभी उसके फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। हेलो, क्या मैं नेहा जी से बात कर रहा हूँ? दूसरी तरफ से एक गंभीर और भारी आवाज़ आई। हाँ, मैं नेहा बोल रही हूँ। आप कौन? नेहा ने पूछा। जी, मैं सिटी अस्पताल से डॉक्टर सिन्हा बोल रहा हूँ। यहाँ विक्की नाम का एक मरीज भर्ती है। जेल में कैदियों के आपसी झगड़े में उसे रीढ़ की हड्डी पर गंभीर चोट आई है। उसका तुरंत एक बड़ा ऑपरेशन होना है जिसमें करीब 4 लाख रुपए का खर्च आएगा। जेल प्रशासन सिर्फ बुनियादी इलाज का खर्च उठाता है। बड़े ऑपरेशन के लिए परिवार की रजामंदी और पैसों की ज़रूरत होगी। उसने हमें आपका नंबर दिया है। नेहा के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। विक्की, रीढ़ की हड्डी पर गंभीर चोट? नेहा ने तुरंत आकाश और ससुर जी को फ़ोन किया। आधे घंटे के भीतर पूरा परिवार कैफ़े के केबिन में इकट्ठा था। निर्मला जी भी वहाँ मौजूद थी और यह खबर सुनते ही वह थर थर काँपने लगी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने रोना पीटना नहीं मचाया। वह चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गईं। मैं विक्की को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, आकाश ने गुस्से में मेज़ पर हाथ मारते हुए कहा। उसने इस परिवार को सिर्फ दर्द, बदनामी और धोखा दिया है। उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज वह अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। ससुर जी ने भी आकाश की बात का समर्थन किया। आकाश सही कह रहा है नेहा। विक्की ने अपनी मर्जी से वह रास्ता चुना था। उसके कारण हमारा सिर हमेशा शर्म से झुका है। हम अपनी मेहनत की कमाई उस पर फिर से बर्बाद नहीं कर सकते। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें निर्मला जी पर टिक गईं। सबको लगा कि वह हमेशा की तरह अपने लाडले बेटे के लिए भीख मांगेंगी और नेहा पर दबाव डालेंगी। लेकिन निर्मला जी उठी और उन्होंने नेहा के हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनकी आंखों में गहरे पछतावे के आंसू थे। नहीं नेहा, तुम उस पर एक भी पैसा खर्च नहीं करोगी। मैंने अपनी ममता के अंधेपन में एक बार तुम्हारी ज़िंदगी की कमाई दांव पर लगा दी थी। इसका पछतावा मुझे आज भी हर सांस के साथ होता है। विक्की मेरा बेटा है, लेकिन उसने इस परिवार का बेटा होने का हर हक खो दिया है। मैं तुम्हें फिर से किसी धर्म संकट में नहीं डालूंगी। भगवान जो न्याय कर रहा है मुझे वह मंजूर है। निर्मला जी की बातें सुनकर नेहा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने देखा कि आज उसकी सास सचमुच बदल चुकी हैं। उनका स्वार्थ और ममता का अंधा चश्मा हमेशा के लिए उतर चुका था। नेहा कुछ देर शांत रही। उसने गहरी सांस ली और आकाश की तरफ देखा। आकाश, नेहा ने बेहद शांत और गंभीर आवाज़ में कहा, विक्की ने जो किया वह माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन आज बात न्याय या बदले की नहीं है। आज बात एक इंसान की ज़िंदगी की है। अगर आज हम पैसों के अभाव में उसे तड़प कर मरने के लिए छोड़ देंगे तो हमें और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। वह अपाहिज हो सकता है। लेकिन नेहा, आकाश ने कुछ कहना चाहा पर नेहा ने उसे रोक दिया।
आकाश, ईश्वर ने आज हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी की जान बचा सके। मेरा पैसे विक्की के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मसंतुष्टि और मम्मी जी के उस पछतावे को शांत करने के लिए दे रही हूँ। मैं अस्पताल के खाते में सीधे ऑपरेशन के पैसे ट्रांसफ़र करूँगी। विक्की के हाथ में 1 रुपया भी नहीं जाएगा और ऑपरेशन के बाद वह अपनी सज़ा पूरी करने जेल वापस जाएगा। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन हम अपना इंसानियत का फ़र्ज ज़रूर निभाएंगे। ससुर जी की आंखों से गर्व के आंसू छलक पड़े। उन्होंने आकाश के कंधे पर हाथ रखा। आकाश, नेहा सही कह रही है। हमारी बहू का दिल सोने का है। इसकी इंसानियत के आगे हमारे सारे गिले शिकवे छोटे पड़ गए। नेहा ने तुरंत अस्पताल जाकर डॉक्टर से बात की और सीधे अस्पताल के अकाउंट पर 4 लाख रुपए जमा कर दिए। विक्की का ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि वह अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उसे अपनी बाकी की ज़िंदगी व्हीलचेयर पर ही बितानी होगी। जब विक्की को होश आया और उसे पता चला कि उसकी जान बचाने के लिए पैसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसी नेहा भाभी ने दिए हैं, जिसे उसने बर्बाद करने की साजिश रची थी, और उसका पूरा अहंकार आंसुओं में बह गया। उसने रोते हुए नेहा और आकाश से अपने किए की माफ़ी मांगी। विक्की ने रोते हुए कहा, भाभी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपके साथ जो किया उसकी सज़ा मुझे मिल गई। अब मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊँगा। यह मेरे कर्मों का ही फल है। नेहा ने उससे सिर्फ इतना कहा, विक्की, ज़िंदगी ने तुम्हें सुधरने का एक आखिरी मौका दिया है। अब जब तुम जेल से बाहर आओगे तो अपनी इस नई ज़िंदगी का इस्तेमाल सही रास्ते पर चलने के लिए करना। इस घटना के बाद निर्मला जी के मन से पछतावे का आखिरी बोझ भी उतर गया। वह अब नेहा को अपनी बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी और अपना मार्गदर्शक मानने लगी थी। कुछ महीनों बाद शालू के कॉलेज के दीक्षांत समारोह का दिन आया। शालू को उसके बैच में गोल्ड मेडल मिला था। जब वह स्टेज पर मेडल लेने गई तो उसने माइक पर खड़े होकर कहा, मेरी इस सफलता के पीछे मेरी बड़ी बहन नेहा का हाथ है। उसने अपने सपनों, अपनी रातों की नींद और अपनी जमा पूंजी को दांव पर लगाकर मुझे इस काबिल बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी दीदी की बदौलत हूँ। हॉल ताड़ियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दर्शक दीर्घा में बैठी नेहा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसके एक तरफ आकाश उसका हाथ थामे खड़ा था और दूसरी तरफ निर्मला जी और ससुर जी गर्व से मुस्कुरा रहे थे। घर लौटकर नेहा ने अपने लैपटॉप पर अपनी कहानी का आखिरी पन्ना लिखा। जब आप सच, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से जीते हैं तो मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन अंत में जीत आपकी होती है। विश्वासघात का मुखौटा चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सत्य और प्रेम की एक छोटी सी किरण भी उसे पिघला कर रख देती है। उसने चैन की एक लंबी सांस ली और लैपटॉप बंद कर दिया। अब उसका परिवार सचमुच पूरा था, जहाँ कोई झूठ नहीं, कोई कपट नहीं, बल्कि सिर्फ आपसी सम्मान और अटूट विश्वास था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।